आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड जस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के फीडबैक और आप लोगों के इज़्ज़त और प्यार की वजह से आज आप लोगों के सामने फिर हम लोग हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ, जो हमारा CTET उर्दू के रिगार्डिंग आपका सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग पेडागोजी के साथ साथ जो और तमाम सवालात हैं उनको जो है सॉल्व करते हैं और ये PYQ भी जो है वो शुमार होता है। इससे क्या होता है, आपको एक एनालाइज हो जाता है कि आपका लैंग्वेज का पेपर जो है वो कैसा होगा, क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से जो है वो आपसे सवालात आते हैं। तो चलिए फिर आज के जो हमारे सवाल हैं उनकी तादाद 30 है, क्योंकि CTET में जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं और 91 से लेके 120 तक जो है वो आपके क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए फिर नीचे देखते हैं आज आपके सेशन में जो है वो कौन कौन से सवालात हैं। तो पहला जो है वो हिदायत है, एक इक्तिबास होता है या एक पैराग्राफ होता है, उसमें से आपको जो है वो सवाल दिए जाते हैं और वो आपको जो है सोल्व करने होते हैं। तो आइए देखते हैं। लोनार झील उन चारों झीलों में से एक है जो शहाब साकिब के गिरने से वजूद में आई। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक लोनार झील भी 50-60 हज़ार साल पहले वजूद में आई थी। इस झील का पानी खारी और नमकीन है, इस वजह से इसमें पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि सतह ज़मीन पर बाज़ जगह नमक जमा हुआ नज़र आता है। हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे से सिर्फ 8-10 फुट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। झील के आसपास कई मंदिर और बुज़ुर्गों की मज़ार है। झील के आसपास का नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेता है। ये जो है वो इक्तिबास हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इससे अब आपको जो है वो 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो सवाल आए हैं उन्हें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है यानी कि 91, लोनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई? 20,000 साल पहले, 50-60 हज़ार साल पहले, 10,000 साल पहले, या 40,000 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा 50-60 हज़ार साल पहले। आगे देखते हैं। शहाब साकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई? तो पहले ही लाइन में पहला ही लफ्ज़ है लोनार झील, ऑप्शन ए। झील का पानी नमकीन होने की वजह से उसमें क्या पैदा नहीं होते? तो उसमें कीड़े मकोड़े जो है वो पैदा नहीं होते, ऑप्शन ए। पास का मुतज़ाद है दूर, नज़दीक, करीब या तवील। तो आंसर हो जाएगा पास का दूर होता है, ऑप्शन ए। किनारे की जमा क्या होगी? किनारों, किनारतों, कनायात या किनायतें। क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि किनारों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है? नमक जमा हुआ नज़र आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोनार झील का पानी कैसा है? मीठा और नमकीन, नमकीन और भारी, खारा और नमकीन, या खारा और बदमज़ा। तो आंसर हो जाएगा खारा और नमकीन। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन 3 दुरुस्त है। आगे देखते हैं। झील के आसपास का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है? मुसाफिरों का, सयाहों का, आम लोगों का, या तालिब इल्मों का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे देखते हैं। झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं? सिर्फ एक फुट के फासले पर, सिर्फ 8-10 फुट के फासले पर, सिर्फ 1 मीटर के फासले पर, या सिर्फ चंद कदम के फासले पर। क्वेश्चन नंबर 99 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सिर्फ 8-10 फुट के फासले पर। आगे देखते हैं। एक नस्र का इक्तिबास होता है और एक शायरी का इक्तिबास होता है। तो आइए देखते हैं शायरी कैसे आपसे सवाल आते हैं और कैसे उसे जो है वो हमें देखना होता है। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। क्या डूब पश्चिम में अब आफताब, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, उफक पर चमकने लगा महताब।
پرندے آشیانے میں جانے لگے، مویشی بھی جنگل سے آنے لگے، فلک پر ستارے چمکنے لگے، جواہر کی صورت دمکنے لگے۔ کسان اپنی کھیتی سے فارغ ہوا، اٹھا ہل کو کندھے پر گھر کو چلا یا گھر کو چلے، اٹھا ہل کو کاندھے پر گھر کو چلے۔ یہ جو ہے وہ ایک نظم ہے، اس پر جو ہے وہ آپ کو سوال دیے گئے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ اس سے سوال آئیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فلک پر ستارے کس کی صورت میں دمکتے ہیں؟ جواہر کی صورت میں، موتی کی صورت میں، شیشے کی صورت میں یا ہیرے کی صورت میں؟ تو پہلے ہی آنسر ہو جائے گا جواہر کی صورت میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فلک کی جمع ہے افلاک، افلاکے، افلاکان یا افلاکتیں؟ تو فلک کی جمع ہے افلاک، آپشن اے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ فلک پر ستارے ڈیش لگے، ذیل میں دیے گئے لفظوں میں سے صحیح لفظ بھرے۔ نکلے، چمکنے، آنے یا جانے؟ کوشچن نمبر 102 ہے تو آنسر ہو جائے گا فلک پر ستارے چمکنے لگے۔ کون پچھم میں جا کر ڈوب گیا؟ تو آفتاب، آپشن 2 ہو جائے گا۔ شام ہونے پر پرندے کہاں جانے لگے؟ اپنے گھروں پر یعنی کہ اپنے آشیانے میں جانے لگے، آپشن 3۔ شاعر کے نزدیک شام ہونے پر چاروں طرف کیا چھا گیا؟ اندھیرا، تاریکی، سناٹا یا خاموشی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ اندھیرا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ درج ذیل جملے کے حوالے سے کون سا درست نہیں ہے؟ نظم گیت گانا اور گنگنانا بچوں کے لیے طریقہ ہے۔ لفظیاتی کے اضافات میں لفظوں اور جملوں کے ساخت کو یاد کرنا، تلفظ کی مشق، جملوں کی وضع قطع درست کرنا اور اظہار میں اضافہ کرنا۔ کوشچن نمبر 106 ہے اور تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا یہ چاروں آپشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپشن نہیں دیا گیا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ چاروں ہی کیا ہے آپشن صحیح ہو جائیں گے۔ کوشچن نمبر 106 کے سارے آپشن صحیح ہیں۔ اب OMR میں یہ کوشچن کیا ہوتا ہے؟ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اسے ایرر مانا جاتا ہے ایسے کوشچن کو، لیکن سارے ہی آپشن صحیح ہیں تو یہ جو ہے وہ صحیح، اگر چاروں میں سے صحیح آپشن چننا ہوگا تو آپشن 4 جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پرائمری سطح پر کتب خانے کے استعمال کے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟ یہ آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ کون درست نہیں ہے۔ کتب خانے کو صرف کتابوں کا ذخیرہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ آموزگار ادب اطفال کا متن و اصناف سے متعارف ہو سکتے ہیں۔ کتابوں کے ساتھ مصروفیات کی سرگرمیاں ماحول ہے۔ اساتذہ اور دوسرے بالی حضرات کتب خانوں میں پڑھنے کے نمونے ذاتی کردار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ کتب خانے میں درسی کتابوں کی بلند خوانی سب سے بہتر ہو سکتی ہے، تو اس میں جو نہیں ہے تو کتب خانے میں جو ہے وہ خاموشی اختیار ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 107 کا آپشن 4 ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر بلند خوانی نہیں کی جاتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خواندگی کے حصوں کے لیے کس میں دسترس ہونی چاہیے؟ صوتیات، آگاہی اور رومانی، معلوم لفظیات اور پیٹرن کو پہچاننا، ڈیکوڈ کرنا اور زبان کی تفہیم، صحت اور صوتیاتی تفہیم۔ کوشچن نمبر 108 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3۔ قواعد کی موضوع تدریس کے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟ تو یہاں پر نہیں ہے پہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ دور دینا ہے، کیونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ درست والا بتانا، جبکہ اس میں جو درست نہیں ہے اس کو بتانا ہے۔ مناسب ترسیل کو پیش کرنا، قواعد کے موضوع اصول کو باہر لانا، ترسیل میں مشق کرنا، اصولوں کو یاد کر کے قواعد کی آموزش۔ کوشچن نمبر 109 ہے، آنسر ہو جائے گا 4، اصولوں کو یاد کر کے قواعد کی آموزش۔ آگے دیکھتے ہیں۔ خواندگی کی تدریس کا وہ طریقہ جو حرف اور آواز کے مابین رشتوں پر زور دیتا ہے وہ کہلاتا ہے۔ کل لسانی تشکیل، قواعد کا اطلاق، حالاتی طریقہ یا صوتی تدریس؟ کوشچن نمبر 110 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ صوتی تدریس۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ایک استاد تیسری جماعت کے طالبہ سے کہتا ہے کہ وہ اس میں نقرہ کے متعلق 5 سوالات اپنے ساتھیوں سے کریں، اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ زبانی روانی کی مشق، انضباطی زبانی مشق کے لیے، آزادانہ طور پر بولنے کے لیے یا خاموشی سے سننے کے لیے؟
क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज़बानी रवानी की मशक के लिए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीड्राइंग कारियर बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? ऑप्शन ए क्या उन किताबों के मुसन्निफ़ अदब इत्फ़ाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हैं? क्या तहरीर करदा किताबें क्लास की ज़्यादातर बच्चों के पढ़ने की सतह से परे हैं? क्या ये किताबें तीसरी जमात के दरसियात के मकासद के हुसूल में मुआविन हैं? क्या एक से ज़ायद तदरीसी सबाक में उन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? क्वेश्चन नंबर 112 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका आमोज़गारों की असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है? 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तरसीली तरीका। आगे देखते हैं। उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है, उसका मकसद क्या है? क्वेश्चन नंबर 114 है, आंसर हो जाएगा 4 हम जोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोदिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब उस्ताद के बाद गाते हैं, जब मुख्तलिफ़ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगमी से इस्तेमाल करते हैं, अपनी कापी में हुरूफ पर हाथ फेरते हैं या बार बार लिखते हैं, जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हरकी महारतों को फ़रोग़ देने पर होती है। कौन सा दुरुस्त होगा? क्वेश्चन नंबर 115 है, आंसर हो जाएगा 2 जब मुख्तलिफ़ हवास को बरतने और अपने हाथों के सरगमी से इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व कतअत चेक करता हूँ। लिखने की इस सतह पर तालिब इल्म है मसूदा तैयार करना, मसूदा 2 बार तैयार करना, प्रूफ पढ़ना या हमजोलियों के ज़रिए तअय्युन कदर। क्वेश्चन नंबर 116 है और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रूफ रीडिंग यानी कि ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा तरीका ज़बान की क्लास में मकामी ज़बान के इस्तेमाल के हौसला अफजाई नहीं करता? फितरी तरीका, तरसीली तरीका, रास्ता तरीका या समई लिसानी तरीका? क्वेश्चन नंबर 117 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। एक उस्ताद दूसरी जमात के तालिबे के लिए मुख्तलिफ़ तदरीस आमोदिश मवाद यानी कि TLM जिसे हम लोग टीचिंग लर्निंग मेथड के नाम से जानते हैं इकट्ठा करना चाहता है। TLM के इंतखाब का कौन सा मायार मुनासिब नहीं है? क्वेश्चन नंबर 118 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका दुरुस्त आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 एक शमूलियती खुश आइंदा और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? याद रहे कि उस माहौल को कौमी दरसियात खाके में बयान करदा महारतों के फ़रोग़ के हिस्सों में बच्चों की शराकत की ताईद करने वाला होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तरक्की के मुख्तलिफ़ मैदानों से बच्चों के काम का मुज़ाहिरा करना ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल है। दर्ज झेल में से कौन सा बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में नहीं शामिल है या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए दरसियात के उसूल, ऑप्शन 2 कश के उसूल, ऑप्शन 3 ठोस उसूल या ऑप्शन 4 टेक्नोलॉजी के उसूल। क्वेश्चन नंबर 120 है, तो जाहिर सी बात है हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो लचीली है, ठोस नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने 30 सवाल किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके सवाल कितने सही हुए और आपको हमारे ये सेशन कैसे लगते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।